थ्योरी वाला काम हमारा एंड हो जाए, उसके बाद हम ताकि केस स्टडी पे डिस्कशन कर सकें। कल तक में से लेक्चर में से कोई चीज़ अगर पूछनी है किसी ने तो आप पूछिए, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे। कल हमने कौन कौन सी देखी थी थेरीज? एक स्टार्ट में हिस्ट्री देखी थी, ठीक है, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी, उसमें हमने 2 देखे थे, और उसके अलावा फिर हमने देखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी, ठीक है, ये 2 देखी थी। नेक्स्ट जो अगर आपने ना प्रेजेंट में ब्लॉक डायग्राम रखनी है तो उससे आपको चीज़ें जो है वो याद रहेंगी इजीली। नेक्स्ट जो हम लोगों की थेरी है दैट इज़ जो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च आगे हुई, उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच में किस तरीके से हमें एडवांटेज मिला इन फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट थेरीज? First of all, the quantitative approach is also called operation research or management sciences. This approach emphasizes the use of mathematical models in solving different complex managerial problems. यानी अभी तक तो आपने डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज देखे होंगे और आपको आइडिया होगा कि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करके डिफरेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वहाँ पे ये होता है कि मैथमेटिकल मॉडल्स की हेल्प से आप मैनेजमेंट के भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और वो सोल्यूशन आपके पास फिर ऑप्टिमम सोल्यूशन होते हैं। डिफरेंट जो फिर हम मॉडल्स यूज़ करते हैं उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस होती हैं, जिसके थ्रू आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है, और उस रिजल्ट की बेसिस पे आप एक अच्छा मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। यानी जैसे आपने अगर एक इक्वेशन बना ली तो मेनली होगा क्या, उसमें कुछ आपके अननोन पैरामीटर होंगे, कुछ आपके नोन पैरामीटर्स होंगे, आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज प्लग इन करते जाएंगे और आपको अपना रिक्वायर्ड पैरामीटर मिलता जाएगा। जैसे आप सिंपल एक अगर इक्वेशन ऑफ लाइन अपने जहन में लाएं या कोई भी इक्वेशन लेकर आएँ तो उसमें यही होता है ना कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज डिफरेंट प्लग इन करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको फिर कंटिन्यूसली मिलती जाती हैं, जिसकी बेस पे आप एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में एक्चुअली ये हुआ था कि मेनली मैथमेटिकल मॉडलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप मैनेजरियल डिसीजन ज़्यादा एक्यूरेटली ले सकते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच में डिफरेंट जो जिन एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कैपिटल बजटिंग, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी प्रोजेक्ट की आपने बजटिंग करनी है तो उसमें हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट है या हार्डवेयर या मटीरियल कोई भी रिसोर्स, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत ही एक्सेस में, बहुत ही बल्क में इन्वेंट्री जमा हो जाए जो कि फिर बिला वजह पड़ी रहे, आप उसको यूज़ ही ना करें। और ये सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए जो कि उसकी रिवर्स हो, यानी आपके पास शॉर्टेज हो जाए मटेरियल की या किसी भी इन्वेंट्री की। तो इस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा सकते हैं, यानी डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी जिनकी हेल्प से हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट वर्क स्केजुअलिंग एक टेक्निक होती है जिसको क्रिटिकल पाथ मेथड भी कहा जाता है। ये हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इसका कुछ आइडिया है किसी को? शायद किसी ने कभी यूज़ किया हो। जी कुछ नहीं मैम, ऐसा तो नहीं सुनी। नहीं? मैम अच्छा कहीं ये देखी हो तो या यूज की हो तो पता नहीं, लेकिन नाम नहीं है ऐसा सुना हुआ। अच्छा ये है रोल नंबर 83। कौन है रोल नंबर 83? आपको कौन रिमूव कर रहा है? हाफिज मोहम्मद उसामा। आज ये पता चल सीआर, सकता। अच्छा क्लास सीआर जो हैं वो प्लीज़ ज़रा पार्टिसिपेंट बना देना सबको, अपनी अपनी जिसको वो जानते हैं क्लास के स्टूडेंट्स को। मैम आप ना अलहदा अलहदा क्लास ले लिया करें, हमारी अलहदा होती है, हमारे सेक्शन की तो कोई रिमूव नहीं हो रहा होता, इस तरह तो नहीं होता। आपकी क्लास में ऐसा नहीं होता? आपके सेक्शन में ऐसा नहीं होता? यस मैम, अभी सुबह भी क्लास हुई है मैम, कुछ नहीं हुआ इस तरह का। अच्छा उसामा, ये कभी उसामा म्यूट हो रहा होता है, कभी कोई रिमूव हो रहा होता है, पता नहीं स्पेशल कोई बंदा बैठा हुआ है। अच्छा अलग से अब ये मॉनिटर करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ आईटी से हेल्प लेनी पड़ेगी, इसका मतलब है। लेकिन अगर अगर वो मैम आप आइडेंटिफाई हो काइंडली गया भेज ना, दें। वो ये कोर्स नहीं फिर लेगा। जो भी काम कर रहा है ना उसको ही कोर्स ड्रॉप करना पड़ेगा फिर, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ना, ये मैं आप लोगों को डीसी बता बिठवाए मैम उस पे मैम। जी। मैम डीसी बिठवाए मैम, ये कोर्स वाला हल्का काम है। अच्छा चलें देखते हैं, हो सकता है दोबारा ये काम ना हो। ठीक है जी, वर्क स्केजुअलिंग के बारे में कोई मुझे कुछ बता रहे थे, कौन बता रहे थे?
मैं बता रहा था कि कहीं पर इनकी हो रही हो, देखी हो, या उसके पार्ट रहे होंगे हम भी, लेकिन ऐसा नाम नहीं पता कि ये अप्लाई हुई है। ठीक है। वर्क स्केड्यूलिंग एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जब आपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। लाइक प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हम डिटेल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल में देखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट का पहले ब्रेक डाउन करना होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, फिर आप उसकी स्केड्यूलिंग करते हैं, यानी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन सा टास्क किस पर डिपेंड कर रहा है। यानी जब तक आपका फॉर एग्जांपल टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगा, आप टास्क 2 स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो जब तक आप उसका पहले प्रोटोटाइप, पहले आप क्या करेंगे, मे बी मल्टी सिम सिमुलेशंस करें, ठीक है। वहाँ पे सिमुलेशन करके अपने रिजल्ट देखें, फिर आप कंपोनेंट परचेज करें, कंपोनेंट परचेज करेंगे, फिर आप उसका वो पीसीबी बनाएंगे। यानी ये सारे के सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप कोई बिगर प्रोजेक्ट की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसी होगी कि जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होता, आप सेकेंड टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते, और कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा। तो उनके आपस में रिलेशनशिप हम बनाते हैं, फिर उसका कंप्लीट एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हम डिले नहीं कर सकते, किन एक्टिविटीज़ में डिले पॉसिबल है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग से आपको ये मिल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट का जो एंडिंग टाइम है या कंप्लीशन टाइम है वो कब होगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक हेल्प आउट करता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, यानी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ होती है, जो कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब रिसोर्सेज अगेन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, मटेरियल, इक्विपमेंट, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसोर्स आपने किस तरीके से ऑप्टिमम वे में एलोकेशन करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो सारी की सारी भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा गैंट चार्ट, वो तो आप लोगों ने बनाया ही होगा ना, नहीं तो अभी आप बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स, जब आप बताएंगे ना, अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपको गैंट चार्ट बनाना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि आपकी टाइम लाइन एक्चुअली क्या है, किस टाइम तक आप क्या कर लेंगे, लिटरेचर रिव्यू कब तक होगा आपका, आपकी फिर बाकी की जो कह लें कि रिसर्च मेथडोलॉजी कितना टाइम लेगी, फिर आपकी एक्चुअल सिमुलेशंस कितना टाइम लेंगी, हार्डवेयर कितना टाइम लेगा, ट्रबल शूटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी की सारी, तो गैंट चार्ट को भी हम इसी के अंदर कवर करते हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटेटिव अप्रोच में मेनली हुआ क्या था, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसने हेल्प आउट किया था मैनेजर्स को कि वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, यानी डिसीजन पावर जो है उनकी स्ट्रॉन्ग हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास आती हैं, दैट इज़ बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। अब बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी का जो ओवरऑल पर्पस था वो ये कि हम ये देखें कि इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ हाउ मैनेजर्स शुड बिहेव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, एनकरेज देम to perform at high levels and be committed to the achievement of organizational goals। यानी ये एक्चुअली मैनेजर्स के बिहेवियर को ज़्यादा टारगेट कर रही थी, मैनेजर्स के बिहेवियर को, प्लस आपने देखना है कि डिफरेंट सिचुएशंस में एम्प्लॉय कैसे बिहेव करते हैं। मेनली इसका पर्पस था कि बिहेवियर का बहुत क्लोज एनालिसिस, ठीक है, आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी में जो एक इम्पॉर्टेंट जिनकी फाइंडिंग्स थी वो मैरी पार्कर फॉलेट की थी, और इनका जो ओपिनियन था वो ये that she held a horizontal view of power and authority in organization. She was in favor of that view. She suggested that workers help in analyzing their job for improvement. The worker know the best way to improve the job. If the workers have relevant knowledge of the task, then they should control the task. अब ये एक तरह का ना उसके अगेंस्ट जा रहा है, जो हमने कल एक थ्योरी देखी थी, कौन सी बताइए, कल देखी थी एंड पे हमने, मैम वेबर थ्योरी, उसकी ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप। गुड, बिल्कुल। वो एक तरह का क्या था, जो आपकी वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी थी, वो आपका एक वर्टिकल व्यू को सपोर्ट कर रहा है ना, यानी आपकी बहुत हिरार्की डिफाइन होनी चाहिए क्लियरली, रिजिड जो है वो रूल्स और रेगुलेशन की को फॉलो करवाना चाहिए, तभी उनका ख्याल था कि एम्प्लॉयज़ ठीक से काम करते हैं, वरना उनकी आउटपुट नहीं आएगी। तो ये उनका रिवर्स व्यू था, जिसमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल पावर या अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि उनकी ये ओपिनियन थी कि क्योंकि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि उनकी जॉब या उनके डिफरेंट मेथड्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो अगर उन्हें जो उनका ये ख्याल था कि टॉप मैनेजमेंट वालों को चूँकि नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह से ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, या ये कह लें कि कम्युनिकेशन का फ्लो सिंपल टॉप टू डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ को डिसीजन पावर देनी चाहिए। तो इनके ऊपर काफ़ी अरसे तक रिसर्च होती रही थी, लेकिन अगेन हम अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे कि हो सकता है जो वेबर ने जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपनी रिसर्च की थी
वहाँ पे उनका वाला स्टाइल ज़्यादा अप्रोप्रिएट उन्हें मिला हो, तभी उनके रिजल्ट इस किस्म के आ रहे हैं। और जो ये मैरी पार्कर फॉलेट हैं, इनकी जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वहाँ पे वो ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ फोकस्ड हो, इसलिए इनको ये रिजल्ट मिले हों कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इफ़ वी हैव गिवन एम्पावरमेंट टू देम इन एट डिपार्टमेंट लेवल। ठीक, तो इसी तरह से इनके बाद बिहेवियर मैनेजमेंट में ही कुछ और स्टडीज़ भी हुई थी जिन्हें हॉथॉर्न स्टडीज़ कहा जाता है। अब हॉथॉर्न स्टडीज़ में क्या किया गया था, मेनली इनका पर्पस ये था कि वो वर्क सेटिंग को, या आप ये कह लें कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका डिटेल से एनालिसिस करें कि वर्किंग एनवायरनमेंट से वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या डिग्रेड हो रही है या वो इम्प्रूव हो रही है, उस पर क्या अफेक्ट हो रहे हैं। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी डिफरेंट ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहे थे। फॉर एग्जांपल ये किया गया कि जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके देखा गया कि वर्कर की इफेक्ट जो प्रोडक्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरीके से जो रेस्ट पीरियड्स हैं उनका टाइम चेंज किया गया, उनकी ड्यूरेशन चेंज की गई। फॉर एग्जांपल 2 आवर्स के बाद रेस्ट या पॉज दिया गया उनकी वर्किंग को, ठीक है, ब्रेक दी गई, या 3 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद, इस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। वर्किंग डेज़ को चेंज किया गया, यानी बाज़ दफ़ा उनका स्केड्यूल चेंज किया गया, मॉर्निंग की जगह इवनिंग शिफ्ट में देखा गया। यानी डिफरेंट तरह से एनवायरनमेंट की सेटिंग और वर्कर सेटिंग चेंज की गई और उससे रिज़ल्ट को देखा गया कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे इन सेटिंग्स का क्या अफेक्ट हो रहा है। तो उनके जो रिज़ल्ट्स थे वो किस किस्म के थे, ये इनके हॉथॉर्न स्टडीज़ के रिज़ल्ट मिले थे कि एक तो ये चीज़ कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड वाज फाउंड टू बी मच लेस कंड्यूसिव टू वर्कर प्रोडक्टिविटी देन एक्सपेक्टेड। इंस्टेड जो मेन इफेक्ट था वो किस चीज़ का था, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रिजल्टेड व्हेन मैनेजमेंट मेड वर्कर्स फील वैल्यूड एंड अवेयर दैट देयर कंसर्न्स वर टेकन सीरियसली। जी, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सिंपल सी बात लिखी हुई है, कौन बताएगा? मैम इसमें ये भी है ना कि जब अगर कोई वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको अवार्ड दिया जाए या उसको अप्रिशिएट किया जाए तो वो बेहतर फील करेगा। और अगर उसका कोई प्रॉब्लम है और उसको छुट्टी चाहिए और उसके कंसर्न को अच्छी तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ ठीक है, देखा जाए। यानी लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका अफेक्ट उतना नहीं था जितना कि जो सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप वर्कर्स को वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और अगर उनके कोई कंसर्न है तो उनको सीरियसली लें। कंसर्न किसी भी किस्म के हो सकते हैं, कि उनको पर्सनल इशू हो सकता है, कोई उन्हें फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी भी किस्म का। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिंपल खाली फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो था वो टॉप प्रायोरिटी नहीं था, ठीक है, एज़ कम्पेयर के आप वर्कर्स को वैल्यू दें, उसको डिसीजन पावर में इन्वॉल्व करें, या कह लें कि किसी तरीके से भी वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, जिस तरह से एम्पावरमेंट दें उसको। यानी वो चीज़ें ज़्यादा अफेक्टिव थी किसी भी वर्कर की प्रोडक्टिविटी के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंडीशन जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखी, कि लाइट इंटेंसिटी से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो आपकी स्केड्यूलिंग है, ब्रेक्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करने से भी नहीं फ़र्क पड़ा। मेन इफेक्ट जो है वो वर्कर, यानी यूँ समझ लें, अगर हम इन शॉर्ट कहना चाहें तो जो आपका मैनेजर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कि वो किस तरीके से डील कर रहा है अपने वर्कर से, वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे देखा गया उसका इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये एंड लास्ट है मेरे ख्याल में ये दोनों अप्रोचेस। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस जो हैं उसमें या 1960s में जितनी भी रिसर्चेस हुई थी इस टाइम तक मैनेजमेंट की, उसमें मोस्टली इंटरनल एनवायरनमेंट को देखा गया था। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशंस सर्वे कर रहे हैं सारा कुछ, कि मैनेजर का कैसा बिहेवियर है, वर्कर्स किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं जो कि 1960s में स्टार्ट हुई, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया और उसको रिलेट किया गया एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी के साथ। इसमें दो अप्रोचेस बहुत फेमस हुई थी अपने टाइम पे। वन इज़ द सिस्टम अप्रोच एंड द अदर इज़ द कंटिजेंसी अप्रोच। अब सिस्टम होता क्या है, कौन डिफाइन करेगा? व्हाट इज़ द सिस्टम? जी, कोई बताए? यानी कि इनपुट हो और उस पे प्रोसेसिंग के बाद कोई आउटपुट आए, सिस्टम हो। ठीक है, और उस प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व हों। ठीक है, यानी एक पूरे सिस्टम जो है उसको इफेक्टिवली वर्क करने के लिए आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से जैसे हमने कई दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि जो भी आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए
कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा होता या सिंपल एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा होता, बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक कोई आउटपुट होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करती है, उनका इंटर रिलेशनशिप होता है। तो जितना उनका इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, कोऑपरेशन स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवली आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट करेंगे। ठीक है, मैम तो किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी टीम को सिस्टम कहा जा सकता है? डिपार्टमेंट के अंदर भी सिस्टम हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक सिस्टम है ही, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बने हुए हैं तो वो भी एक उसका सब सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक, वो एक सिस्टम का पार्ट है, सब सिस्टम। उस सब सिस्टम के अंदर फर्दर छोटी छोटी एंटिटीज या कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जिनका अपना कुछ टास्क होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक बंदा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली सिस्टम क्या है? सिस्टम अप्रोच, अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स दैट आर अरेंज्ड इन अ मैनर टू प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल। ठीक है, यानी इसके लिए हम एक वर्ड सिनर्जी भी यूज़ करते हैं, जिसे आप कहते हैं ना 1 और 1 11, यानी आप अगर इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप मिलकर एक टीम वर्क के तहत काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। So performance that results when individual and departments coordinate their actions. The performance gains of the whole exceed the sum of the performance of the individual components. तो इसलिए मेनली जो पर्पस है वो ये कि आपस में जितने भी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है, या उनके मॉड्यूल्स हैं या एंटिटीज़ हैं, उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन होना, रिलेशनशिप होना और कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो भी गोल है, आपको हर डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई टास्क असाइन हुआ होगा, और जब हर डिपार्टमेंट अपना टास्क इफेक्टिवली करेगा तो आपकी फाइनल आउटकम भी एक इफेक्टिव किस्म की फॉर्म में आएगी। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अब वो प्रोडक्ट कैसे इफेक्टिव हो सकती है, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि आपकी प्रोडक्ट कैसे मार्केट में एक बड़े पोर्शन का गेन ले सकती है या प्रॉफिट आपके इंक्रीज कर सकते हैं, जब क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं। जी तलहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैंने मीटिंग दोबारा ज्वाइन की है, स्क्रीन ब्लैक हुई थी मेरी। अच्छा मैम आप ये बात रिपीट करेंगी जो आपने पूछी है? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप किसी कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी, कोई मोबाइल बना रहे हैं या कोई लैपटॉप बना रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई शैम्पू बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आप सिस्टम अप्रोच को कैसे अप्लाई करेंगे? यानी आपके प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कोई सिंपल प्रोडक्ट है तो उसके अंदर मैम काफी सारा इनकी चीजें ना रिलेट हुई होती हैं और फिर मिलके बनी होती है। अगर एक लैपटॉप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी, सॉफ्टवेयर भी होगा, तो वो डिफरेंट जो सिस्टम होंगे मैम, उनसे जो आउटपुट्स आएंगी वो मिलकर एक और सिस्टम में जाएंगी और वो उसकी इनपुट होंगी और वो उन सबको कंप्लीट करके एक प्रोडक्ट कंप्लीट बना देगा। कुछ इस तरह का होगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप कोई गाड़ी अगर आपकी बनाई जा रही है या कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बन रही है, तो आपका इसका मतलब है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टास्क होगा ना। फॉर एग्जांपल इवन अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन को भी एक साइड पे रख दें तो उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई मटेरियल लेकर आने हैं, तो उसके लिए आपको कोई जो है वो ये कह लें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आप पहली दफ़ा उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी कुछ रोल होगा कि कैसे आपने उसको प्रमोशंस देनी है। ठीक, इसके अलावा R&D डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे आपका रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहा होगा। सिमिलरली आपका मेन शॉप फ्लोर लेवल होगा जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही होगी। यानी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है। अगर जो भी आपकी आउटपुट आ रही है वो किस मॉड्यूल की इनपुट बनेगी, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, उनका आपस में क्लोज इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी सूरत में आपकी एक परफेक्ट किस्म की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा सिस्टम अप्रोच में हम 2 तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। वन इज़ कॉल्ड द क्लोज सिस्टम एंड द अदर इज़ ओपन सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताएं, कोई एग्जांपल दें, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम क्या होगा? मैम जो एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होगा, यानी कि वो एक क्लोज सिस्टम हो सकता है। यानी कि जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रही है और वो उसी को यूज कर रहे हैं, यानी कि उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाना। या मैम जो एक सब सिस्टम होगा, छोटा सिस्टम, वो भी क्लोज सिस्टम होगा। और ओपन सिस्टम जो हर जगह से इनपुट ले रहा है, यानी कि उसमें उसके साथ डिफरेंट दूसरे सिस्टम्स हैं जो अपनी आउटपुट इसे एज अ इनपुट दे रहे हैं।
ठीक, और कोई? मैम ओपन सिस्टम ये हो सकता है कि वो यानी कि अपने कस्टमर्स की राय वगैरह लेके उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ठीक है। क्लोज सिस्टम है वो कस्टमर से कोई नहीं लेते, अपना जो एक यानी कि स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को सेम रखते हैं थ्रू आउट। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, और कोई फर्दर इसको कुछ ऐड करेंगे? एनवायरमेंट्स, क्लोज सिस्टम एक्चुअली क्या है, दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, ठीक है। और ओपन सिस्टम यानी आप कह सकते हैं स्टैटिक सिस्टम्स, और ओपन सिस्टम क्या होते हैं, दैट इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट, do some processing, transforming into the input and then distribute their output or their product into the environment। यानी ओपन सिस्टम क्या होते हैं, एक्चुअली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें ओपन सिस्टम होना चाहिए, दे शुड रिएक्ट डायनामिकली, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होंगे, क्लोज सिस्टम इंटरेक्ट वेरी लेस विद द एनवायरनमेंट, ठीक। अब क्लोज सिस्टम की ना थोड़ी सी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना उसको मुश्किल है, यही कह लें कि आपकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वैसे तो अगर आप कोई प्रोडक्शन की भी बात करें ना, जैसे कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा कुछ बुक्स में कि एग्जांपल दी गई है क्लोज सिस्टम की, प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोडक्शन लाइन पे जो वर्कर्स काम करें, आपको पता है वो एक रेपिटेटिव टास्क है उनका, एक इक्विपमेंट के ऊपर उन्होंने ऑपरेट करना है, किसी एक स्पेसिफिक टूल को यूज़ कर रहे हैं सारा दिन सुबह से शाम तक, महीनों तक, और उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें ना, और आप देखें अच्छा प्रोडक्ट लाइन से हमारी प्रोडक्ट कोई निकली और वो मार्केट में चली गई, तो एक तरह से एनवायरनमेंट में कुछ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। उस प्रेशर कुकर के अंदर यानी जब भी आपका एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा आउटसाइड द एनवायरनमेंट, तो आप उसको क्लोज सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। Similarly, a rubber balloon that is filled with air and is tightly closed, it can be considered as a closed system. The gas that is confined between a piston and a cylinder can be considered as a closed system। कुछ जगहों पे मैंने एक जगह ये भी दिखा था कि R&D डिपार्टमेंट चूंकि आइसोलेट होकर काम कर रहा है, तो वो भी एक क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। लेकिन अगर आप अगेन इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे ना, अगर आप ये कह दें कि नहीं ठीक है R&D डिपार्टमेंट ने कोई प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, क्लोज सिस्टम वो उस सेंस में होगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी जो भी पेटेंट्स हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, तो अगर आप इस डेफिनेशन के अंदर रहते हैं ना, तो देन यू विल कंसिडर एज एन क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर आप इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं R&D डिपार्टमेंट ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, वो प्रोडक्ट आपने एनवायरनमेंट में दी, कस्टमर ने उसको यूज़ किया, तो फिर ये अगेन ओपन सिस्टम बन जाएगा। तो ये इस कोई तरह तो कोई क्लोज क्लोज नहीं सिस्टम है, होगा ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप आइडियली देखें ना, तो मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ओपन होते हैं जो कि कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम करते हैं। लेकिन अगेन आपको आपकी डेफिनेशन आपके परसेप्शन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, रबर बैलून फिल्ड विद एयर एंड इज टाइटली क्लोज, और अब आपने उसको क्लोज कर दिया, तो जब तक एयर उसके अंदर कन्फाइंड है, आप उसको बर्स्ट नहीं करते, तो वो इसका मतलब है वो बस उसके अंदर एनक्लोज है ना, कोई एनर्जी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो दैट कैन बी कंसिडर एज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो आपकी जो परसेप्शन है, आपने ये देखना है कि आप कितना नैरो डाउन कर रहे हैं अपनी डेफिनेशन को, ठीक है। तो एक्चुअली क्लोज सिस्टम बहुत कम होते हैं, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में बात करें ना, तो वो जितनी ओपन होंगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोज सिस्टम का तो फायदा ही नहीं है, वो मकसद ही पूरा नहीं होगा उसका बनने का। तो बिल्कुल, इसका मतलब है कि ना आप एनवायरनमेंट से कुछ ले रहे हैं, ना एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? मतलब एक्चुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसके सर्वाइवल के लिए आपका ओपन होना ज़रूरी है कि आप पहले तो कस्टमर से फीडबैक लें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप जो भी इनपुट्स, अब देखें इनपुट क्या होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मटीरियल, इक्विपमेंट, मैन पावर, टाइम, ये सब कुछ आपके इनपुट्स हैं। फिर आप कोई प्रोसेसिंग कर रही हैं, कोई प्रोग्रामिंग हो रही है, कोई हार्डवेयर आ रहा है, फिर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसको आप एनवायरनमेंट में दे रहे हैं, यानी कस्टमर को देंगे नहीं तो फिर जब तक क्या फ़ायदा, ठीक है। जब आप कस्टमर को देंगे, कस्टमर से यूज़ करेगा, इट मीन्स इट हैज़ बिकम एन ओपन सिस्टम, एंड आइडियली एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बिहेव इन एन ओपन सिस्टम मैनर, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ओपन सिस्टम उनको होना चाहिए। और हम ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, लाइक सर्विस सेक्टर है, जैसे आपका हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज सिस्टम है, या अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं, तो उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या HR डिपार्टमेंट है, उनका काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन होता है ना एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट है, ये ज़्यादा ओपन है बिकॉज इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर डिवीजन करना चाहें, तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छा R&D चूँकि अपना काम कर रहा है, या प्रोडक्शन लाइन के जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये कह लें मिनिमम इंटरेक्शन है, तो उसको आप क्लोज सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी परसेप्शन के अंदर, लेकिन कन्फाइंड करते हुए,
सिर्फ यानी आप लिमिट कर रहे हैं कि उससे बाहर वो काम नहीं करे। जैसे ही वो काम बाहर जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, वो ओपन सिस्टम बन जाएगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है कि वो जितना ओपन हो उतना वो ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि जब उन्हें कस्टमर की फीडबैक मिलेगी वो उस फीडबैक को अपनी प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उतना ही इफेक्टिवली वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज करेगा, उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, उनके प्रॉफिट राइज करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी, सक्सेसफुल होगी। तो यानी आइसोलेशन वाला फैक्टर ओपन सिस्टम में कम होता है, क्लोज सिस्टम में आइसोलेशन ज़्यादा होती है, स्टैटिक होते हैं, और ओपन सिस्टम डायनामिक होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये जैसे इस वक्त एक ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल। ठीक है, इस डायग्राम को देखें, ओपन सिस्टम आपको मजीद क्लियर होगा कि आप इनपुट्स ले रहे हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, कैपिटल होगा, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब है अब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, अब आप मेन काम कर रहे हैं, आप वर्कर्स को टास्क असाइन कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई कोड लिख रहा होगा, कोई हार्डवेयर बना रहा है, कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और फिर आउटपुट मीन्स ये आउटपुट की फॉर्म में कोई आपकी प्रोडक्ट भी निकल सकती है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, कोई फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा? आपका प्रॉफिट राइज हो रहा है, ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, ये सारी आउटपुट होंगी। तो यानी पूरा का पूरा जो एक्चुअल आइडियल सिस्टम है दैट शुड बिहेव इन एन ओपन वे। यानी आप देखिए फीडबैक भी ले रहे हैं हम आउटपुट से, फिर उसकी बेस पे हम इनपुट चेंज कर रहे हैं और फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडिफाई होगा और कंटिन्यूसली आपकी ये साइकिल चलती रहेगी एज लॉन्ग एज योर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वन है दैट इज कंटिंजेंसी अप्रोच। ये पढ़ के बताइए मुझे, कंटिंजेंसी अप्रोच क्या होती है? आसान सी चीज़ है। मैम जैसे जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से काम होगा और इस लिहाज से हर चीज मैनेज होगी। कोई एग्जांपल देंगे आप? मैम जैसे अगर एक कंपनी है और उसे कोई एक सिचुएशन अभी फेस करनी पड़ी है तो उसके लिए कोई और तरीका होगा, और समटाइम्स कोई और सिचुएशन फेस करेगी तो उसके लिए ये नहीं कि सेट वही होगा और उस लिहाज से काम करेंगे। सही, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ये तो ठीक है आपकी बात कि सिचुएशनल डिपेंडेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि एक आपने डिफाइन कर लिया प्रोसीजर और हर सिचुएशन में आपने उसी को अप्लाई करना है। यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन योर रूल्स रेगुलेशन और ये कह लें योर प्रोसीजर इज फ्लेक्सिबल एनफ टू अडॉप्ट सम चेंजेस। और कोई एग्जांपल देंगे? ऑर्गेनाइजेशन की बात की कुछ रिजिड होती हैं और कुछ होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, तो मैम ये भी तो एक एग्जांपल हो सकता है। मैम जैसे ये अभी कोविड का था तो इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे उनकी नंबर कम किया लेकिन शिफ्ट डबल कर दी, यानी वो 2 शिफ्ट में करेंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल हो गया 8 to 6 या इस तरह वो चलेगी, तो उन्हें अगर करना पड़ जाता है डे नाइट शिफ्ट में, तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा ना इस केस में, बिल्कुल, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करे, आपने रिजिड रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कंटिंजेंसी, ठीक है, सबकी बात ठीक है। कंटिंजेंसी अप्रोच का मेनली फोकस क्या था? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिचुएशनल अप्रोच एंड इट सेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट and it means they face different situations, so they must be managed in different ways depending upon the situation. It is not at all necessary to apply the same theory or the same approach in all organization. ठीक है, यानी कोई एक थेरी आपने फिक्स नहीं कर देनी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये थेरी या ये रूल हमेशा सारी ज़िंदगी जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है वो यही थ्योरी या यही रूल अप्लाई होता रहेगा एट इट ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप उसमें चेंजेस लेकर आएँ। यानी मेनली क्या पर्पस था? इट एक्चुअली स्ट्रेसेस अपॉन दैट देयर आर नो सिंपल और यूनिवर्सल रूल्स फॉर मैनेजर्स टू फॉलो। ठीक, यानी कोई एक हार्ड या स्टबर्न किस्म के रूल नहीं है कि हमेशा आपने वही फॉलो करने हैं। अब इसको हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें ना तो हम क्या किस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्टाफ है वो किस किस्म का है। ठीक है, विच मैथड विल वर्क बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आपके जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, ठीक, और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनकी ट्रेनिंग करवा सकें, तो इसका क्या मतलब है कि इस सिचुएशन में जो वर्क सिंप्लीफिकेशन होगी वो बेस्ट काम करेगी।
वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया आपके अपने काम को और एक प्रॉपर प्रोसीजर डिफाइन कर दिया, लाइक इफ देन रिलेशनशिप। जैसे आप कहते हैं ना कि इफ दिस हैपन डू दिस, एल्स डू दैट, यानी आपने बहुत ही ना सिंपल वे में एक प्रोसीजर बता दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि आपने इसी वे में फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजर्स ऐसे एक तो ना रिक्वायर्ड है इनोवेशन या क्रिएटिविटी, और दूसरा वो इतने स्किल्ड भी नहीं है कि हम उनको कोई डिसीजन पावर दे दें। तो इस सिचुएशन में पे आप जितना वर्क को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी बेहतर आउटपुट मिलेगी। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है वो क्या, इफ़ यू फील दैट योर वर्कर्स आर स्किल्ड, दे आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म देयर जॉब इन अ बेटर वे, ठीक है, जॉब एनरिचमेंट टाइप का प्रोग्राम है। जॉब एनरिचमेंट मीन्स आपको पता है कि आपके वर्कर्स ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं और वो स्किल्ड भी हैं और उनको किसी किस्म के प्रेशर की ज़रूरत या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा उन्हें फ्री हैंड दे सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, यानी एंड यू कैन अलाउ द वर्कर टू मेक ऑटोनमस डिसीजंस, ठीक है। तो यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपका मैनेजर जो है वो चेंज कर लेगा अपने पर्सपेक्टिव को या अपने वे ऑफ डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ को। तो इस चीज़ को कहते हैं कंटिजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच, या आप डिपार्टमेंट वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। जैसे आपने भी एग्जांपल दी कोविड की, तो उसमें अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आपने हमेशा ये 9 to 5 वाला रूल रखना है, या आपको अगर फॉर एग्जांपल लग रहा है कि कुछ वर्कर्स को कोई इशू है और आपका जो काम है वो अफेक्ट नहीं हो रहा, वो आप इवनिंग शिफ्ट में भी करवा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड रिसोर्सेज आप अपनी जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, ठीक। तो ये भी अब तक चली आ रही है कंटिजेंसी अप्रोच, और हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। अब कंटिजेंसी अप्रोच के बाद ही ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में लास्ट एक दो स्लाइड्स हैं, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में डिस्कस की थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है वो वर्टिकल को टारगेट कर रहा है, यानी अथॉरिटीज सेंट्रलाइज एट द टॉप, employees are very closely monitored and managed, there is a strict rules and regulation, so they can be very efficient in a stable environment. Stable environment समझ आती है ना क्या चीज़ है, स्टैटिक भी कह सकते हैं, क्या होते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट? जिसमें सिंपल एक प्रोसीजर होगा, क्लोज्ड सिस्टम, या क्लोज सिस्टम, ये कह लें रूटीन का काम आपने करना है, रूटीन का, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक, लाइक प्रोडक्शन लाइन, शॉप फ्लोर लेवल पे जो हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल को टारगेट कर रहा है, यानी अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट, टास्क एंड रोल्स आर लेफ्ट एम्बिगुअस टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू रिएक्ट क्विकली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी आपने एम्पावरमेंट दे दिए, आपने अथॉरिटी दे दी है एम्प्लॉयज़ को, वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और वर्टिकल या मैकेनिस्टिक भी, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ जॉब एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये उसी को लिखा गया है एक डायग्राम के फॉर्म में। दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू, ये सारी चीज़ें पता है। ये एंड पे कुछ टर्म्स जो है ना समरी सी, वो मैंने लिख दिया ताकि आपको आइडिया हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं या नहीं। क्लियर है? ये हिंट है आपकी तरफ से? हिंट तो नहीं है, ये तो मैंने पूरा चैप्टर ही लिख दिया इधर। नहीं, फिर भी मेरे ख्याल में पॉइंट्स ही है ना जी, मतलब ये इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस जिस तरह से मर्जी उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी जिन भी टर्म्स के साथ आप इनको अंडरस्टैंड करते हैं, बस आप यू शुड बी एबल टू राइट एट लीस्ट 3-4 लाइंस ऑन दीज टर्म्स। मैम जी जी जी, मैम तन्हा, ये फोर्थ को बता दें कि ये जो थर्मलिक्स ये हमने कल डिस्कस किया था, किसी को याद है क्या होते हैं? क्योंकि इस तरह से स्लाइड पे मेरे ख्याल में नहीं लिखा हुआ था, मैंने वैसे ही आपको बताया था। कौन बताएगा? मैम ये जो हमारे पास फ्रैंक और इनकी थ्योरी थी, उसमें था कि उन्होंने कुछ मूवमेंट्स बनाई थी 18, जो ठीक है, वर्कर के टास्क को मॉनिटर कर रही थी। कौन सी थी? हमने कुछ डिस्कस भी की थी मैम, जैसे कि रेस्ट थी, और ठीक है, मैंने सारी नहीं लिखी थी। हाँ, ये थर्ड ब्लिक्स जो है ना, ये आपकी ना डिफरेंट बॉडी या हैंड की मूवमेंट्स हैं जो आपने
गिलब्रेथ वगैरह जो थे उनकी जो रिसर्च थी ना वो टारगेट कर रही थी कि वो ना जो भी वर्कर लेबर वर्क जहाँ पे हो रहा था वो उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, माइक्रो क्रोनोमीटर से। ये वही है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे होल्ड कर रहे जी हैं, जी या जी इस तरह का जो आप बिल्कुल बता वही, ठीक बिल्कुल ठीक ठीक यानी मैं यानी फॉर एग्जांपल एक होल्ड करना ना, अब आप देखिए एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के 10 तरीके हो सकते हैं। कोई किसी डायरेक्शन में कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में कर रहा है। अगर इवन आपने एक ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी रखना है तो उसको भी डिफरेंट तरीके से हर वर्कर कर रहा होगा। तो उन्होंने ये देखा था कि अच्छा एक तो कितने तरीकों से काम हो सकता है और कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है कि जिसमें एक तो टाइम भी कम लग रहा हो और आपकी कम से कम बॉडी और हैंड की मूवमेंट इन्वॉल्व हो। तो मेनली जो इनका काम था ना वो ये था टू एलिमिनेट इररेलेवेंट बॉडी मूवमेंट्स और रिड्यूस टाइम, ये 2 काम इन्होंने किए थे। तो फिर उन्होंने एक कोडिफाई कर दिया था कि अच्छा ये बेस्ट मेथड है, अब आप हर वर्कर को उसी पे ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई बल्ब भी लगाना है ना ऊपर, अब वो देखेंगे कि अच्छा जो बल्ब आपने लगाना है उसके लिए आपने जो भी स्टूल रखा हुआ है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपका वर्कर के हाथ को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि उसको वो जल्दी फटीग का शिकार हो जाता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है, उसने अगर 100 बल्ब लगाने हैं तो वो 10 बल्ब के बाद ही उसकी हालत बुरी हो जाती है। तो क्या उसका लेवल कितना होना चाहिए और जो भी आपने बल्ब को जिस हाइट पे एडजस्ट करना है वो कितनी होनी चाहिए और क्या एक्यूरेट डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको होल्ड करने का मेथड क्या होना चाहिए। यानी ये मोस्टली ना ये ऑटोमेशन नहीं, ये लेबर वर्क वाली साइड के ऊपर इनकी रिसर्च थी। तो वहाँ पे इन्होंने देखा था कि हैंड और बॉडी की एक्स्ट्रा मूवमेंट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैम वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगी मैम चीजें। जी जी पर्सन टू पर्सन। अब इस केस में आप देख, अगर हम जैसे बल्ब की एग्जांपल है इसमें आप थोड़ा सा हाइट को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं ना, उसमें से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो आपने एक खास तरीके से अपनी फॉर एग्जांपल 1000 चीजें पड़ी हुई हैं उसमें से वो उनको ट्रेन करते थे कि अच्छा क्या बेहतर मेथड हो सकता है कि आपने आई और हैंड की मूवमेंट किस तरह से करनी है कि आपका टाइम कम से कम लगे और बिला वजह की मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप इसको उस तरह भी समझें कि आपने कुछ 2 पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करना है, ठीक है, जोड़ना है। अब उसको जोड़ने के लिए आपको अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है, आप लेफ्ट राइट पे घुमा रहे हैं, आप अंदाजे से घुमाए जा रहे हैं, अच्छा कभी यूं लगा के देख लिया, फिर लाइट पे कर लिया, फिर टॉप बॉटम पे उसकी कर लिया, तो आपको पता है कि अगर आपने पूरे दिन में 100 या 1000 उसी तरह के पार्ट्स या टूल्स पे काम करना है तो एग्जैक्ट तरीका क्या है कि आप उसको किस तरह उठाएं, किस तरह एक दूसरे पे प्लेस करें, एक दफ़ा प्रेस करें, अच्छा वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये टूल्स एक्चुअली टूल्स या इक्विपमेंट हैंडलिंग उस चीज के ऊपर टारगेट है चीज। मूवमेंट की बजाय इसको मेथडोलॉजी नहीं कहना चाहिए, यानी कि उन्होंने एक मेथड बना दी है किसी भी फिक्स काम। जी मेथड भी कह सकते हैं। मूवमेंट को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना बाज़ दफ़ा ये भी था कि आप बिला वजह में फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट एक कोने पे पड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे पे पड़ा हुआ है, आप बिला वजह में एक पूरे हॉल का चक्कर लगा के उसको उठाने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी मूवमेंट बिला वजह में हो रही है ना। तो जितना एक्चुअली ना ये देख रहे थे कि अच्छा जैसे हमारा लेबर वर्क नहीं होता कि वो बहुत जल्दी लेथार्जिक तो नहीं हो जाते, तो बिला वजह में अगर ज़रूरत नहीं है तो आप हॉल का चक्कर यूं करके क्यों लगाएं पूरा, ठीक है, चारों तरफ घूम के जाएं फिर उस ऑब्जेक्ट को उठा के रहें। आप सीधा एक डायरेक्शन एक वे बता देंगे कि अच्छा दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, यूं आप 1 मिनट में जाके वो ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे, इसमें आपके 5 मिनट लगेंगे, तो फिर वेस्टेज होगा ना टाइम का भी और बॉडी मूवमेंट भी बिला वजह में होगी। तो इस तरह से ना कुछ लेबर वर्क की तरफ उनका टारगेट था कि उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उन मेथड्स को, मेथड या बॉडी मूवमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है हाँ। अच्छा मेरे ख्याल में इससे पहले कि हमारा टाइम खत्म हो हम केस स्टडी पे आ जाना चाहिए अब हमें। ठीक है, पढ़ लिया सबने? जी मैम। यस मैम। अच्छा पहले ना मैं खुद कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ठीक, उसके बाद और जिससे करूंगी सिर्फ उसने ही जवाब देना है क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ अपने पास ही, ठीक। उसके बाद अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बात ऐड करना चाहें तो वो आप लोग कर सकेंगे, मैं अपना नाम बता के कि जो चीज़ आपके ख्याल में डिस्कस नहीं हो सकी, ठीक है। अच्छा बिलावल हुसैन है, रोल नंबर 38 सेक्शन ए। यस मैम। जी बिलावल, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक मैम। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि किस टाइप की कंपनी है जो आपने इसकी स्टडी में देखी है? मैम यस मैम। जी जी, किस टाइप की कंपनी है? जिस तरह मर्जी मुझे बताएं, कोई मैं उनके जो है वो मैनेजर्स वगैरह उनके नाम नहीं पूछ रही, मुश्किल आप वो क्या करती है, वो कंपनी क्या बताती है, बनाती है, किस तरह की सर्विस मैम वो
मैम वो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है जो प्रोवाइड करती है सर्विस, मतलब जीपीएस सिस्टम इस तरह का। तो उन्होंने डबल क्रॉस करके उसको किया था। अच्छा कुछ तो बता देना, एक दो लाइनें मुझे पता तो चले आपने पढ़ी है या आप अंदाजे से बता रहे हैं। नहीं मैम, अंदाजे से नहीं मैंने पढ़ी है, मुझे बस 3-4 दिन हो गए हैं, अब एग्जैक्टली बंदों के नाम याद नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बंदों के नाम छोड़े, मुझे वैसे बताएं ये किस किस्म की क्या प्रोजेक्ट्स करती है, क्या कुछ बनाती है ये कंपनी। मैम वही ना, जीपीएस सिस्टम, कोई ट्रैकिंग ये चीजें, मतलब वो एसएफएस जो सी थी। जी मैम, और एक जिसको उन्होंने घर जाकर वो किया था, बुल लॉन्ड्री, इस तरह का मैम कोई था। ठीक है, अच्छा सही है। चलें, अच्छा फरहान है, फरहान खलील। जी फरहान नहीं है, ओके। मोहम्मद फैज़ान, रोल नंबर 11। नहीं है, ठीक। मोहम्मद अवैस, ओके एब्सेंट। मालिका अनीस, यस मैम। जी मालिका, आप मुझे बताएंगी इन्होंने एक जो स्पेशल फ्लीट सर्विसेज हैं, इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वो प्रोजेक्ट क्या था जिसको वो सेल करना चाह रहे थे या जिसके लिए वो कस्टमर ढूंढ रहे थे? मैम कोई फ्लीट नेट टाइप चीज थी। उसने क्या करना था, क्या उसका किस किस्म की सर्विसेज देनी थी उसने? मैम सपोर्ट करना था क्लाइंट्स को कि वो ये जीपीएस के कितना व्हीकल जो है वो कितना फ्यूल यूज कर रहा है, कुछ इस तरह करके आई थिंक। ठीक है, बेशक आप लोग अपने सामने केस बोल के रख लें ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए। ये नहीं कि आप उसको याद करके हैं हर्फ बहर्फ, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर तो होनी चाहिए ना जहन में, मोटी मोटी बातें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, हाफिज ख्वाजा ज़रियाब अहमद, नहीं। अच्छा समन बतूल, भी नहीं है। अच्छा जी, आदम इसहाक हैं आज कि नहीं? मैम मैं हूँ समन। मैं, आप किधर हैं आप भाई, बताइए। मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों आवाज नहीं। अच्छा चलें ठीक है, आप बताइए। आप थोड़ा सा मुझे ना इसका एब्स्ट्रैक्ट बताएं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ आते हैं ना, कि ओवरऑल इसकी थोड़ी सी समरी बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या हुआ इस केस स्टडी में। मैम बेसिकली इसमें हुआ ये था कि इनके जो रीजनल मैनेजर थे विल, वो गए थे डेल के पास जो आर्मेडिलो गैस एंड पावर के जो थे वो थे और उनके पास गए थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। तो उनको शायद उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्लीट नाइट का डेमो वगैरह उन्होंने दिया जो उनको शायद पसंद नहीं आया। तो उस काम को करने के लिए जर्मनी से नॉक्स ने कहा कि मैं जो हूँ ये जाके जो हूँ साइन करवाता हूँ। उसके लिए फिर उन्होंने जाके जो फोर्ट था उन्होंने ये किया था कि थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताएं, रुबाब हैं? जी हैं रुबाब आप? जी मैम। जी आप मुझे बताएंगे कि ये जो भी उनके सेल्स मैनेजर थे, इन्होंने क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट की कि ये कस्टमर को वापस लेकर आए, क्योंकि इन कस्टमर को डेमो पसंद नहीं आया था और उन्होंने उसकी परचेजिंग में इंटरेस्टेड नहीं शो किया, तो फिर उन्होंने क्या टैक्टिक अप्लाई की थी जिसकी वजह से कि वो एग्री हो गए थे परचेजिंग के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ऊपर? अब उन्होंने पर्सनल रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की थी, और वो जो डेल से उनका इंटरेस्ट जो है वो बुल्स में था, तो उन्होंने इस तरह अपने आप को शो किया कि उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने उनका जो फेवरेट बुल था उसकी बड़ी तारीफ़ें की और उसकी अच्छी फोटोग्राफ्स लेके फ्रेम करवाई, और फिर उसी के
उसी दौरान उन्होंने जो है वो बताया कि भाई मैं इस कंपनी के साथ काम करता हूँ, और थोड़ा सा लाइक उनको ये भी कह दिया कि आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी कंपनी। फिर उन्होंने जो है इस चीज़ को कंसिडर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है, बस थैंक यू जी। उजाफिर अहमद हैं? नहीं। शाजिया बीबी? मैं इधर ही था वो या फिर चलिए कोई बात नहीं, सो गए होंगे। शाजिया बीबी हैं? नो। ये आईएसटी में है वैसे, मतलब क्लास में है आप लोगों की? अरीबा? ओके, मैंने आपको बताया ना कि 5% ही जो आपको टेंटेटिव मैंने बताई है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऊपर नीचे हो सकती है। अगर यही हालात रहे ना तो मैं केस स्टडी की डिस्कशन को 10% कर दूंगी। अभी फिलहाल तो 5% है उसकी वेटेज। तलहा यू? यस मैम। जी जी, आप बताइए मुझे, जहाँ तक रुबाब ने बताया ना उससे आगे क्या हुआ था वो बताएं थोड़ा सा, कि उन्होंने उनके बुल में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और फिर आगे क्या हुआ था। मैम उसने उसके जो बुल था उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, फोटोग्राफ्स वगैरह उसकी जो कैरल डेल थी मैम, औरत का नाम, उनको बोला था कि मैं मतलब उनसे परमिशन वगैरह ली थी कि मैं मतलब कि बुल, मैम सॉरी मैम वो भाई बेचने वाला आया हुआ है, तो कैरल से मैं परमिशन वगैरह ली थी कि बुल की पिक्स वगैरह बनवा लूँ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो वो फिर ना कुछ दिन बाद आया था तो उस फोटोग्राफ्स उसने ली थी, उनमें से कोई अच्छी सी लेके ना तो उसने कैरल को दी थी, मतलब ऐसा गिफ्ट टाइप ना प्रेजेंट किया था। तो कैरल को वो काफ़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने मतलब फ्रेम करवा के लाया था, उन्होंने लगवा ली थी घर में। तो वो मैम असल में जो फोटो था ना ये वो वाली सारी जी डे सॉरी क्या नाम था उस बंद तलहा, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो सारा एक्टिविटी उन्होंने की थी इसका रिजल्ट क्या मिला था? इसको आप लिंक कैसे करेंगे कि एसएफएस जो थी कंपनी उसको क्या फायदा हुआ था ये वाला सारा काम करने से? यहाँ से आप मैं चाह रही हूँ कि बताएं। फायदा तो ये हुआ था कि मैम उनको ना मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो इसने फोर्ट ने काम करना था वो उसने कर लिया था, लेकिन मैम उसने गलत तरीके से किया था कि जो उसकी कंपनी के मतलब इसने अपनी को एथिक्स कोड वायलेशन की थी, तो उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने ना काफ़ी मतलब बोला था, वो जेरेमी जो था उसने मतलब वो प्रिंट आउट निकाल लिया था उसका, जो फोर्ट ने सारा अपना काम वगैरह किया था। तो उनको फिर काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी कि अगर ये मतलब उस बंदे को पता लगे, जो मैम नाम जिसका था, चलिए नाम को छोड़ें, मैम ठीक है नाम ठीक जहन है, में सही सही आगे चलते हैं। तो वो ईमेल उसको क्या पता हुई थी चला एक तो इसमें? काफी ठीक है तलहा, ठीक है, काफ़ी है, थैंक यू। तैमूर है या नहीं है? तैमूर गफूर, असद शफीक, अच्छा असद आबिद? यस मैम। जी जी, बताइए वो कुछ ईमेल के बारे में बताएं। ईमेल किस किस्म की गई थी और किसने की थी, किसको की थी? मतलब ईमेल इस तरह उन्होंने की थी ना, उन्होंने की थी क्योंकि ये इतना उनके लिए वैल्यूएबल कस्टमर था, वो इतनी मेहनत कर रहे थे। और वो फिर उन्होंने इस तरह की कि ये देखो इसको डेल को कि इसने कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं जिससे वो उसको उसने इस पे राज़ी कर लिया, यानी हमारी वो फ्लीट नेट सर्विस जो है उसको लेने पे। तो फिर उसका ना इफेक्ट ये हुआ था कि वो तो खुशी खुशी में कर रहे थे, लेकिन वो फिर लोगों ने बोला, यानी कंपनी में से ही किसी ने बोला कि आप अगर ये ईमेल देखो, अगर ये उसके पास चली जाए जो हमारा कस्टमर बना है अभी वो लॉन्ड्री, तो फिर वो क्या सोचेगा इस बारे में कि उसके साथ ये कुछ हुआ है। क्योंकि उन्होंने उसमें उसको तो उन्होंने एक अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए एक किस्म का मोटिवेट करने के लिए दिया था ना कि इस तरह से उसने किया है। लेकिन उसका फिर ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी था जो कि जिस पे ये कमेटी एक किस्म की बनी थी ठीक है, एथिक्स सही है, की थैंक बात यू। पे ही ना। ठीक है, थैंक यू जी। हमाद सिकंदर हैं? नहीं। मोहम्मद तलहा आमिर? जी मैम हूँ। हमाद हैं? चलें आप बताएं कि इसमें क्या एथिकल इशू क्या है जो भी उसने ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने काम किया और फिर उसके बॉस ने जो ईमेल की, इसमें क्या एथिकल मसला क्या है, क्या गलत बात है इसमें?
मैम आई थिंक मेरे नज़दीक जो बाकी के जो कंपनी के लोग हैं उनको ये लगा कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर करता है और उनके उनके साथ मतलब रिलेशंस वगैरह बना के और जो काम कर रहा है, तो वो एक्चुअली उसका पर्पस ये था कि वो अपनी सेल्स को बेचे, पर वो उनके साथ मतलब बाकी चीज़ों में इंटरेक्ट कर रहा है और ये वो उनको ये फील करवा रहा है कि मुझे तो उस चीज़ की कोई जो है ना परवाह नहीं है। तो वो लग रहे उन जो कंपनी के बाकी लोग हैं उनको लगा कि ये धोखाधड़ी है कि हम उनके साथ ऐसा करें। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में जो इंटरफेयर किया वो एथिकली गलत। नो मैम, मतलब उनको ये फील करवाया कि मैं जो है ना वो आपके बुल्स और मैं फोटोग्राफर वगैरह हूँ और मतलब आपको ये चीज़ करवाऊंगा, लेकिन जो उसका मेन पर्पस था वो उसने फुली रिवील नहीं किया। अच्छा ठीक है। अब्दुल रहमान आवान। नहीं। मायरा खान। ठीक है। अच्छा रोमान, आप बता दें कि इसमें क्या गलत है। जी जी, कौन है? मायरा। मायरा, चलें आप बता दें इसमें क्या गलत है। कुछ गलत है मुझे बताएं। अगर उसने उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया, ठीक है, बुल्स में इंटरेस्ट शो किया, तो इसमें गलत बात क्या है? मतलब वो कुछ झूठ तो नहीं उसने बोला, इवन उसने तो अपनी जो पोजीशन है वो भी नहीं छुपाई, तो फिर इसमें हम इसको क्यों कह रहे हैं कि उसने गलत किया? आप इस पर कुछ कमेंट करेंगी? मैम क्रिस नॉक्स जो था उसको अपनी जो भी प्रोडक्ट या जीपीएस सिस्टम के बारे में जो है वो फुली डिटेल करके उसे कन्विंस करना चाहिए था, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके जो है पर्सनल रिलेशंस बना के जो है उसको कन्विंस करके करना चाहिए था। अच्छा, मतलब थोड़ा सा आप इसके सपोर्ट में करेंगे कि क्यों गलत है ये? हम ये भी तो कह सकते हैं तो उसकी मार्केटिंग स्किल्स हैं, उसके टैक्टिक्स हैं, इसको पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं, नहीं? आपके ख्याल में नहीं लेना चाहिए? मैम मार्केटिंग स्किल्स तो ये होती है ना कि मतलब अपने अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में कन्विंस किया जाए, ना कि फिर वो उसकी पर्सनल रिलेशंस में इंटरफेयर करके लाइक फ्रेंडशिप्स करके जो है वो उसको कन्विंस किया जाए। अच्छा, लाइक अपनी कोई इनके अगेंस्ट बात करना चाहेगा या सबको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, उसने गलत किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? नहीं मैम, मायरा ने कहा गलत किया। फॉर एग्जांपल मैम मेरे हिसाब मैं से तो समझती हूँ कि उसने, अगर मैं कहूँ कि नहीं उसने मेरे कोई साथ झूठ भी ठीक नहीं बोला, किया। उसने चीट भी नहीं किया, तो उसकी ये तो मार्केटिंग स्किल्स हैं, तो मैं तो उसको मैम पॉजिटिव लेती हूँ। दो पर्सपेक्टिव है ना नहीं, इसके। तो उसने मैम अगर इसको कन्विंस नेगेटिव वे एक में मिनट, मेरे जैसे नाम बताते हैं, कौन बोल रहा है मुझे प्लीज? रुमान मैम बोल रहा हूँ। 36 जी बताइए। 81 मैम, इसमें अगर ये देखा जाए कि जो नॉक्स है मैम, उन्होंने स्ट्रेटजी यूज की है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी सेल कर दिए, और जो आगे डेल लॉन्ड्री है मैम, जिन्होंने ये फ्लीट सर्विसेज वाली सर्विसेज ली हैं, तो मैम उनका भी सौदा कोई बुरा नहीं रहा इसमें। लेकिन मैम इसमें सिर्फ एक ही जो पॉइंट गलत है ना मैम, यानी कि वो उनकी ना पर्सनल लाइफ में भी ना इन्वॉल्व हो गया। और जैसे कि मैम जब वो अपने बेटे को लेकर गए थे ये बुल रेसिस पे लेकर गए थे मैम, ये वहां भी पहुंचा हुआ था, और उसके बाद मैम ये उनके ऊपर नजर भी रख रहा था, यानी कि जैसे ये ना एक जगह पे एक लिखा भी हुआ कि असल में सर्वेलेंस था लेकिन इसने उसको पॉजिटिव वे में लिया हुआ था, लेकिन ये उनकी निगरानी भी कर रहा था, यानी कि उनको उनको देख रहा था, उनकी डेली लाइफ हैबिट्स को देख रहा था। तो इस सेंस में इसने गलत किया है, लेकिन अगर जहां तक देखा जाए कि इसने स्ट्रेटेजी यूज करके अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर दी और इसकी कंपनी को भी फायदा हो गया, और इवन के जो डेल लॉन्ड्री को सर्विसेज मिली हैं वो उसकी पहले वाली सर्विसेज से बेहतर है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फिर ठीक है। और जहां तक मैम ईमेल की बात आती है और ये जो जर्मनी है मैम, इनकी बात आती है, तो उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ईमेल नहीं करना चाहिए था कि कल को अगर डेल तक ये बात पहुंचती है तो फिर जो कंपनी की साख्त है ना मैम वो बरकरार नहीं रहेगी, और डेल को किसी हद तक लगेगा कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है। तो मैम इस सेंस में देखा जाए तो ये बात गलत है, लेकिन अगर सेल्स के सेंस में देखा जाए तो मैम जैसे कि इसमें एक और थे मैम जिन्होंने लास्ट में बताया भी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, उनका मैम नेम है यहाँ पर क्रिको हैसन मैम। उन्होंने बताया कि उनके जो फादर थे ना, उन्होंने सारी जिंदगी यही किया है कि वो फ्रेंडशिप बनाते थे लोगों के साथ, क्योंकि लोग अपने फ्रेंड से चीजें आसानी से खरीद लेते हैं, तो फ्रेंडशिप बनाते थे और अपनी प्रोडक्ट सेल करते थे। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो जाना है ना और उन पर सर्वेलेंस रखनी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो गलत है। ठीक है, तो वो जो कमेटी बन रही है, अच्छा मैम उसामा है, उसामा जैन जी मैम। जी, आप मुझे बताएं कि वो जो इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो ये यहाँ तक बात कर रहे हैं कि इसको हमें कंपनी से निकाल देना चाहिए, क्या ये ठीक है?
ये इस किस्म का डिसीजन ठीक होगा कि प्रॉपर कमेटी बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसको निकाल देना चाहिए और उससे अपोलोजाइज करना चाहिए अपने कस्टमर से? इसके ऊपर कुछ कमेंट करें। मैम आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं, अभी आई है जो आपने आवाज के बारे में पूछा, इसके अलावा कोई आवाज नहीं आई। मैं एक मिनट में दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अच्छा चलिए, फिर आपसे शायद बाद में ड्रॉप हो पूछती गई। हूँ, अभी मैं किसी और से पॉइंट पूछ मैं बताऊं? जी कौन है जो पहले बता बता चुके हैं वो नहीं? मैं बता देता हूँ। कौन, नाम बताइए प्लीज। अली हसनैन मैम। अली हसनैन, आप बता नहीं चुके पहले? नो मैम। पहले मैंने बताया था रुमान। जी जी आपको मुझे पता है। अली हसनैन का रोल नंबर क्या है? मैम 23। 23। चलें आप बता दें जी जो मैंने मैम क्वेश्चन किए। जेरेमी ने खुद से एक एथिक्स डिफाइन किए थे अपनी कंपनी के लिए, और उन एथिक्स के अंदर ऑनेस्टी वगैरह भी शामिल थी, और वो अपने ही यानी कि जो केस स्टडीज के अंदर ही मेंशन है कि वो अपने ही एथिक्स जो उसने डिफाइन किए थे उसके अगेंस्ट जाके जो फोर्टस ने ये काम किया था। तो उन एथिक्स को अगर देखा जाए तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, क्यों, ताकि ये बाकी वर्कर्स के लिए भी एज अ लेसन होता कि आप लोग काम करें लेकिन जो बिजनेस के एथिक्स एक डिफाइन किए गए हैं उनको ना आप तोड़ें। तो मेरे लिहाज ठीक से है, उसको ये सजा आपने मिलनी ये वाली बात अच्छी कही कि वो जो उनके बिजनेस के एथिक उन्होंने डिफाइन किए गए हैं। अब हमने इस चीज़ को थोड़ा गौर नहीं किया इसके ऊपर ना कि उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। उन्होंने डिफाइन किए हुए, इसका मतलब है आपने जो पॉइंट्स रखे हुए हैं कि हमने ये वाले काम नहीं करने, अगर आप उन्हीं के अगेंस्ट जाएंगे तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है आपकी सेल्स का जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन क्या आप वो जो जिन्होंने ईमेल की थी, क्या उनका एक्ट ठीक था आपके ख्याल में? उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी ये मिलनी कौन चाहिए बताएगा? क्योंकि अब नहीं अली, अब ठीक है, आपने बता दिया, थैंक यू। अब्दुल मुइज हैं? हाँ नहीं है अब्दुल मैम मुइज? अब जी आ जी रही है उसामा आप आवाज? आ गए? जी जी आप बता दीजिए अब कि वो जो ईमेल की थी इनके हेड ने, क्या वो काम ठीक था या उन्हें भी कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए? मैम उन्हें शायद थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि उन्होंने सभी को ईमेल कर दी, लाइक सभी मेंबर्स को ईमेल कर दी, और ये एक सीक्रेट था कि हाँ उसने ये वाली स्ट्रेटजी पे काम किया है। और मैम कोई भी फॉरवर्ड कर सकता है डेल को, और ठीक है, कोई भी लाइक वो वाली ईमेल लीक कर सकता है, तो ठीक मैम है। वो बाद में कंपनी के इसका लिए इशू मतलब है, बन सकता है। बिल्कुल इसका मतलब है कि चले अगर हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम उसको कोई वार्निंग वगैरह दे देते हैं, ये एक मिनिमम पनिशमेंट हो सकती है ना कि आप चले निकालें ना अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी कंपनी से, लेकिन आप उनको कोई मिनिमम पनिशमेंट दे दें। लेकिन जो ईमेल वाला काम है, मतलब आपके मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इसकी पनिशमेंट उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली हर बंदा फिर मैम यही उसे कोई वाला काम फाइन करे। कर दें, हाँ मतलब और वो कोई फाइन कर दें। बिल्कुल, यानी इतनी सवेयर ना हो कि आप जो है वो बिल्कुल ही उस बंदे को निकाल निकाल ही दें। दें हाँ और बस, लेकिन हाँ थोड़ी ज्यादा भी होनी चाहिए ताकि हाँ बाकी भी नोटिस करें। हाँ। और दूसरी बात ये कि सिंपल ईमेल वाला काम मुझे लगता है ज्यादा गलत हुआ है कि इस तरह हर बंदा ना, एक तो वो कि उस तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच सकती है, दूसरी ये कि हर बंदा फिर इसी टैक्टिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। वो सीधे मतलब अगर सीधे तरीके से काम हो भी रहा होगा, वो उसमें भी ना ये इनडायरेक्ट जो है वो तरीके टैक्टिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। जी मैम। ठीक है, और देखिए अभी अभी हम ठीक है, अब आपके परसेप्शंस ले रहे हैं, आपके थॉट्स ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ना किसी ने भी कोई किसी थ्योरी की बात नहीं की कि हमने उस थ्योरी में ये पढ़ा था तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। मैम क्या वो अगर लिंक हम नहीं देखें बन तो सकता? फॉइल्स के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें से एक प्रिंसिपल था ना इनिशिएटिव वाला, तो मैम ठीक है, हमें एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा देना चाहिए एज कि हाँ वो अपनी तरफ से जो वो चीज़ जैसा भी वो अमल करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है। अच्छा आपकी किसी की लाइक क्लास का टाइम वो तो नहीं आ गया? 10:30 पे 10:30 हो गए यस हैं। यस हमारी मैम है क्लास हमारी क्लास? क्लास मैम अच्छा हमारी ठीक है, क्लास मैम बाकी नेक्स्ट क्लास ठीक है, सब दोनों सेक्शंस की है? मैम सेक्शन ए की तो है। ये बी जी सेक्शन बी पता आप लोगों की भी है? मैं हमारी अभी थोड़ा सा टाइम है बीच अच्छा में एक, का दरमियान। बस एक दो सवाल, फिर सेक्शन ए आप लोग, मैं अटेंडेंस लेती हूँ, आप लोग लीव कर दें। सेक्शन बी वालों से पे हम इसको बस एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेक्शन ए आप लोग जा सकते हैं, आप लीव कर दें। सेक्शन बी से मैं एक दो क्वेश्चन और करके ना इसको फिर वाइंड अप करते हैं। ये आपने अच्छी बात की उसामा, जो आपने इनिशिएटिव वाला पॉइंट बताया। इसके अलावा आप और कोई किसी के जहन में आ रहे हैं? हमने जो थेरीज पढ़ी हैं, क्योंकि अगर आप देखिए अभी तक आप लोग सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना कि केस स्टडी में आप जो भी पॉइंट दे रहे हैं, अगर आप उसमें रेफर कर देंगे ना किसी थेरी को, तो आपकी जो बात की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा एकदम से
रेज कर जाएगी। ठीक है, तो आपने ये वाला काम जरूर करना है। अभी तक हमने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया कि हमने थ्योरी के साथ किसी के को लिंक किया हो किसी स्टेटमेंट को। और कोई करेंगे? मैम मुझे मैम थ्योरी तो नहीं मिली थी, लेकिन स्टेटमेंट एक मिली थी प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एथिक्स की, जी कि जी उन्होंने कहा था कि जो एथिक्स हैं वो सिर्फ नाम की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस को प्रूव करना चाहिए कि उस यानी कि वो एथिकल वैल्यूज रखती है। और ठीक है अगर किसी बिजनेस में ऑनेस्टी है तभी वो बिजनेस कामयाब होता है, वरना वो बिजनेस फेल हो जाता है। ठीक है, या सरवाइव नहीं कर सकेगा देर तक। हाँ ठीक जी। है, गुड। मैम और कोई हमने बताएगा? मैम हमने इफेक्टिवनेस को पढ़ा था, इफेक्टिवनेस को, तो अगर उसको यहाँ पे लगाया जाए कि डूइंग द राइट थिंग्स, एक तो मिनट, मैम नाम वो भी बताएंगे तो हो आप कौन सकता है है? ना मैम, कुमान शाहिद। अच्छा, रोमान जी जी मैम जैसे बताइए। इफेक्टिवनेस में हमने पढ़ा था कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट कर यानी कि अचीव करने के लिए डूइंग द राइट थिंग्स, तो क्योंकि उन को 5 साल से अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला था, तो नॉक्स ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और डूइंग द राइट थिंग जो कि इफेक्टिवनेस में हमने देखा है, तो उस ठीक है लिहाज से तो उसने अपनी कंपनी के लिए तो फायदा किया है। उसने ठीक कंपनी है को ठीक है कंप्लीट यानी कि गोल उनका कंप्लीट कर हाँ दिया और 5 साल के बाद उनको सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है। और मैम ठीक एक बात मैंने और बतानी, जैसे आप बता रहे थे ना कि जर्मनी को ज्यादा बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, तो मैम उसको नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह भी ये है कि उसने भी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ये काम ठीक है किया ना, लेकिन उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो उसके ईमेल पे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने खुद ही एक एथिक्स बनाए थे और खुद ही उसे ब्रीच कर दिया था, यानी कि ठीक उसने वो मेल नहीं कर दी। लेकिन अगर उसने नोक्स को इजाजत दी है ना इस टैक्टिक्स के ऊपर, तो उस बात के ऊपर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ ही जा रहा है। और बाकी ठीक है मैम जो थ्योरी है इसमें इफेक्टिवनेस अप्लाई होती है, क्योंकि जो अगर गोल्स को देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को देखा जाए, तो वो कंप्लीट हो रहे हैं बाय डूइंग द राइट थिंग, जो कि हमने एफिशिएंसी और ठीक इफेक्टिवनेस में पढ़े थे। ठीक है गुड। मैम अच्छा, आज मिनाहिल हमने एक और अशरफ भी है? पढ़ी थी। जी जी बताइए मैम उसामा। मैं मैरी बोलूँ, मुझे पार्कर क्लास की। में जाना है अभी। जी जी कौन तो सी? जी मैम। मैम माबलूस खान में बोल। अच्छा ठीक है, जी जी आप बता दें, आप अगर कुछ कमेंट करना मैम चाहेंगे। जी पहले जो महबूब मेरा से बात। मैंने जो थ्योरी से रिलेट की थी, जो हमने कल पढ़ी थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, उसमें जो डिसिप्लिन का था कि अगर ठीक हम है डिसिप्लिन्स को फॉलो नहीं करेंगे किसी भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वो फिर हमारे पास वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ठीक अगर हम देखें तो उसने मतलब जो डिसिप्लिन ने बनाए थे या जो एथिक्स और जो रूल्स बने हुए थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसने जो नॉक्स था उसने उनको वायलेट तो किया ही ठीक है ना। ठीक है गुड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई? मिनाहिल अशरफ, आप कुछ कमेंट करना चाह रही हैं? मैम मैं एक बात करना चाहता हूँ, जी कर लूँ? जी जी कर लीजिए। मिनाहिल मैम अभी नहीं आज है। हमने पढ़ा है ना मैरी पार्कर के बारे में। तो हम्म, उन्होंने कहा था कि जिस वर्कर्स के पास उसके काम का रेलिवेंट नॉलेज है, तो हमें उसको पावर देनी चाहिए कि वो जैसे चाहे वो अपना काम करे। तो मैम इसमें भी हम ये हम्म, चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ना, कि हाँ ठीक है, उसने बिल्कुल कर मार्केट सकते हैं करना हाँ। है और किसी से एग्रीमेंट करवाना है, तो उसके पास पावर होगी कि हाँ वो जिस तरह चाहे ठीक है उसी तरह ये काम करे। बिल्कुल, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, इसमें हमने ये नहीं कहा हुआ कि सेल्स करनी है ना तो बस आपने इसी तरीके से प्रमोशंस करनी है। आपको आप ना थोड़ी सी अथॉरिटी दे रहे हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, कि आपने आपके जहन में जो भी टैक्टिक्स आ रही हैं, आपको फुल अथॉरिटी है, आप उसके तरीके से बस कस्टमर किसी तरीके से लेकर आए, यूं हम कह सकते हैं। तो उसमें आप जी बिल्कुल मैम। लेकिन देखे मैम, इसमें उसने सेल किया ही नहीं है ना। उसने किया क्या है कि जब वो उससे पूछता था, या पूछे ही उसने शुरू में तो काम है, तो वो ऐसे शो कराता था कि जैसे वो उसे ये सेल करने नहीं आ रहा अपनी जी जी सर्विस, हाँ, तो वो अच्छा यही बात तो को उसकी मोड़ टैक्टिक्स थी देता था। असल। वो तो एक्चुअली टैक्टिस उसकी थी ना। टैक्टिक्स थी ना। हाँ मैम ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा था, वो फ्रेंडशिप भी नहीं था कर रहा, और वो उससे रिलेशनशिप उस तरह नहीं था बना रहा कि जैसे एक कस्टमर के साथ होता है कि डायरेक्ट सही वाला असली वाला एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अब देखे उसने इस बार भी कुछ पूछा नहीं है और कुछ सुना नहीं है, उसने डायरेक्टली वो इग्नोर हो रहा था, और इस तरह करके उसने एक किस्म का वो अपनी ईगो में आके उससे डायरेक्टली कह दिया कि मैं ये लेना चाहता हूँ। जी जी उसने कोई क्वेश्चन नहीं था किया। बिल्कुल असल। लेकिन ये आप बात थोड़ा सा भी तो इसको ऐसी लिंक करें, हुई ना। कि एक्चुअली स्टार्ट में आप देखें उसने तो यही कहा था ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो उसका जो अगर आप ये देखें ना कि फाइनल गोल क्या था, ये भी आप समझें कि उसकी सेल कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का एक मेथड था कि वो बिल्कुल इग्नोर करे, ताकि उसको ये लगे कि नहीं इसका पर्पस तो है ही नहीं मेरा बिल्कुल भी, ये तो मुझसे वैसे जनरल फ्रेंडशिप कर रहा है, हम रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है। लेकिन उसके जहन में ये बात चल रही थी कि मेरा फाइनल जो गोल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ही है।
ठीक है। तो अब देखें, अब ये सेल करने के बाद क्या उसका रिलेशनशिप वैसा रह सकता है? क्या वो अभी भी हर दफा उसके पास जाएगा? उसका तो गोल नेक्स्ट कस्टमर को लेके आने का होगा ना। तो वो जो बिल्कुल पुराना कस्टमर है वो क्या सोचेगा कि ये अब गायब ही हो गया, हालांकि उसे उस वक्त तो लग रहा था कि ये मेरा एक ठीक है, फ्रेंड बन गया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल और वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमें अब देखिए आगे की स्टोरी नहीं पता ना। डिसऑनेस्टी थी ना ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिसऑनेस्टी भी कर सकते हैं। फिर आप ना उसकी सपोर्ट में आपने कोई कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखनी है जैसे अभी बाकी लोगों ने कही, तो आप बिल्कुल आप ये इसका, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि केस स्टडी का कोई एक फिक्स आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी थ्योरी से बस अपनी जो भी कमेंट्स होंगे आप उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर इसके अगेंस्ट बात करें ना डिसऑनेस्टी, तो आप इसमें कोई ना कोई डिसिप्लिन वाली बात जैसे अभी महाबरूस ने की, या कोई और चीज लेकर आए कि बीच में लाएं कि अच्छा ये एथिकली ठीक नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी और कोई कुछ मैम कहेंगे? 81 ने एक और कमेंट करना है मैम। 81 कौन है? मैम क्या मैं करूं? हूँ रोमान सईद। मैम क्या मैंने करूं? कमेंट करना है एक और। मैम अगर काफी नहीं करते जैसे रोमान, ईमेल वाली बात है ना। यस मैम। मैंने कहा काफी कमेंट नहीं कर दिया, आप किसी और को भी कर लेने देना। मैम नहीं एक और बताना है ना, मैंने मैम अच्छा नोट जल्दी किए से हैं ना, बताएं। पढ़िए तो मैं ठीक बताऊंगा है, ना। तो मैम इसमें अगर ईमेल की हद तक देखा जाए ना कि अगर उनका सारा कॉन्फिडेंशियल है और कोई उनकी अगर बातें बाहर नहीं बताता, तो उस ईमेल में भी देखा जाए तो कोई मसला नहीं है सच। हमने अभी एक मैम और पॉइंट पढ़ा था इसमें, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट वाला था मैम, स्पिरिट डी कॉप्स। मैम उसके अंदर यही था कि जो टीम की स्पिरिट है ना उसको प्रमोट करना है, बताना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इनकी उनकी क्या कामयाबी हैं। तो अगर उस लिहाज में बताया जाए और उसके ये ना बताया जाए कि उसने किस तरह कोई ब्रीचिंग की है इसमें, अगर उससे सिर्फ पॉजिटिव सेंस में बताया जाए, अगर ईमेल में उसकी नॉक्स की अगर अच्छाइयां बताई गई है ना कि इस तरह हाँ उसने एक बड़ा लेकिन प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, जी जी रोमान, उससे अगर मैम आपने स्पिरिट यकीनन गौर से पढ़ी होगी, इसमें आप देखिए उसमें उसने लिखना है कि ईच एंड एवरी मूव ऑफ फूड, यानी एक एक मैम एक एक बात की इंफॉर्मेशन दी गई है। उस सेंस में गलत है, उस सेंस में गलत है। लेकिन अगर सिर्फ वो यहाँ पर ये बताता कि उसने इस तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट ढूंढ लिया है, यानी कि हमारी समराइज कर कंपनी को देता, प्रोजेक्ट मिल गया है, मतलब यूं तो मैम करता कि फिर इसको वो सिर्फ अच्छा। अप्रिशिएट कर देता या उसको यस मैम, कोई अप्रिशिएट करने के लिए ईमेल करता तो वो बेहतर था। ठीक है, ठीक है जी। और कोई करना चाहेंगे वरना फिर हम वाइंड अप करें इसको। मैम किसी ने मैंने कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरीज के साथ रिलेट की थी, उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर कॉन्सिक्वेंसेस अपना नाम बताएंगे हम देखते आप? हैं। समन नाम बतूल, बता, समन ठीक है बतूल। जी 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 उसमें ये बताइए। था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आप किसी भी डिसीजन या कुछ भी आपका जो एक्शन है आप उसके देखते हैं। तो अगर हम इसके शॉर्ट टर्म देखें वहाँ पे तो फिर कुछ 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 जो है वो हमें सही कॉन्सिक्वेंसेस लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी बुरे असरात पड़ते हैं कंपनी की रेपुटेशन पे। अगर वो जो है वो अगर उसको डील को पता लग जाए, तो अगर मैं कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करूँ तो वहाँ से मुझे ये पता लगता है कि जो डिसीजन लिया गया था या जो उसने एक्शन किया था वो सही नहीं था। दूसरी इसके ऊपर थ्योरी एक और लग सकती है, यूटिलिटेरियनिज्म वाली थी। इसमें क्या था, पर्सन के जो एक्शंस होते हैं उनसे किसी की जो खुशी है या किसी का जो पर्सनल फीलिंग्स है। जी सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आई कौन सी वाली थ्योरी को आप रेफर कर रही हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रही कौन सी वाली है ये। यूटिलिटेरिज्म इसी कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी की आगे से सब टाइप है। अच्छा मैंने बताइए तो उसमें ये था कि बंदे के जो पर्सनल जो एक्शंस होते हैं उससे बंदे के जो पर्सनल एक्शंस होते हैं उससे किसी दूसरे की जो फीलिंग्स होती हैं उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। यानी उसकी तो इससे यही था कि अगर वो ईमेल डेल के पास पहुंच जाती है तो उसके जो डेल है उसकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो सकता है। कहेगा कि मुझे बेवकूफ बनाया गया सॉर्ट ऑफ। हाँ जी। मतलब एक नेगेटिविटी और ये कि सैम जो है उनका डिसीजनल रोल जो है वो काफी अच्छा था। वो फ्यूचर को पहले से प्रिडिक्ट कर रही थी और वो यानी मतलब कि अगर ऐसा हो जाए यानी फ्यूचर में उनको ईमेल मिल जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी उनके अंदर डिस्टरबेंस हैंडलर वाली भी थोड़ी वो थी सैम के अंदर, और वो मतलब पहले से फ्यूचर को थोड़ा प्रिडिक्ट कर रही थी। जेरेमी का जहां तक मुझे लगता है वो थोड़ा वो जिस तरह उन्होंने ईमेल सबको सेंड की तो वो डिसएमिनेटर वाला काम किया था कि उन्होंने जो ऑर्डर भेजे थे वो ईमेल के थ्रू। ठीक है जी। तलहा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है समन, थैंक यू। तलहा 41 रोल नंबर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम वो मैंने ये कहना था कि ये जो सारा मैम मसला मसाइल बना है
तो मैम इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर एम्प्लॉय मॉनिटरिंग होती ना तो ये सारा कुछ होता ही ना, कि अगर उससे फीडबैक ले रहे होते फोर्ड से कि वो अपनी अपडेट से रहता रहे अपनी सेल्स के बारे में, तो ये सारा मसला मसाइल होना ही नहीं था। क्योंकि कंपनी को पता होता हर कि चीज यानी रिपीटेडली आप कह लें एक पूरे पैटर्न पे आपको अब वो क्या एक्ट कर रहा है, अब वो कब मीटिंग के लिए उसके साथ जा रहा है, तो हो सकता है कि स्टेट पे उसको मना कर दिया जाता, किसी भी स्टेट हाँ पे कि फाइनल आप कॉन्ट्रैक्ट गलत साइन होने कर से रहे हैं तो पहले। मैम पहले से ही उसको मना कर देते तो ये सारा मसला मसाइल शायद होता ही ना। ठीक है जी। मिनाहिल आपने कुछ कहना है? जी मैम, आप कुछ पूछ रही थी मुझसे? अब मुझे बिल्कुल नहीं याद। अब आप खुद से कोई चीज़ जो हमने मिस कर दी है आप उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकती हैं, कोई चीज़ जो डिस्कस नहीं हुई, आपका कोई ओपिनियन है? मैम मेरा ओपिनियन तो एक मतलब मैं जिससे एग्री करती हूँ वो यही है कि जो मार्था रॉजर ने कहा था कि डिसीविंग में और मैनिपुलेशन में ना फ़र्क होना चाहिए। और बिजनेस मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि सीक्रेट्स और जो डिसेप्शन है वो बिजनेस कंपटीशन का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से उसने स्ट्रैटेजी प्लान की है, और फॉर इंस्टेंस और अपने कंपटीटर को अगर आप कंपटीटर के साथ अगर compete कर रहे हैं तो हो सकता है किसी हद तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो, लेकिन जहां आप एक पार्टिकुलर कस्टमर को डील कर रहे हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो भी ये एक्ट हुआ है फॉर्ड का, तो हो सकता है कि हमें ये बेनिफिशियल लग रहा हो, लेकिन ओवर टाइम अगर डेल को ये पता चल जाए तो वो हमारे साथ कभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल में ठीक। ये नुकसान, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का नुकसान ही है। और दूसरी बात है, मैं भी इधर जो है ना मैम, एक था मार्था रॉजर का जो था पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनका सजेशन ये था कि जर्मी को फायर कर देना चाहिए। अच्छा, मैं फायर के उसमें नहीं हूँ, ये थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रिक्ट वार्निंग होनी चाहिए, हैवी फाइन होना चाहिए, तो एटलीस्ट उसे रियलाइजेशन हो कि जो उन्होंने किया वो गलत है और वो किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात है, क्योंकि जर्मी फोर्ड जो है वो जर्मी के अंडर काम कर रहा है, तो बिकॉज एट द होल जर्नी हर चीज हैंडल कर रहा है, उसे हर चीज पता है पहले से कि फोर्ड का क्या माइंड सेट है और वो क्या करेगा। तो फोर्ड को डिसिप्लिन करना के और जर्मी को एटलीस्ट ये रियलाइज कराना कि जो आपने परमिशन दी है वो गलत है, और सब एम्प्लॉयज को एक मेल सेंड की जाए कि ये जो मेल आपको पहले रिसीव हुई है वो गलत तरीके से जो भी काम हुआ है वो गलत हुआ है, और डिसेप्शन जो है वो हमारे बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं है। बिल्कुल और अपोलोजाइज किया जा सकता है किसी सेंस जी में मैम, भी, या और डीएम के साथ भी मीटिंग होनी चाहिए और उन्हें खुद बता देना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है और हमारे एक एम्प्लॉय ने आपके साथ ये किया है, ताकि अगर उन्हें कहीं और से पता चले तो वो एक तो उनको बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, कम से और कम दूसरी उनसे बात शेयर हो जाए ये चीज़, और उन्हें ये भी कहा जा तो सकता है कि आइंदा इस किस्म की जी मैम, एक्टिविटी नहीं होगी और डीलिंग में। दूसरी हो सकता है कि उन्हें इंश्योर कराया जाए, और दूसरी बात है फिर हो सकता है उनका ट्रस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम उनका ट्रस्ट लें। बेसिकली अपोलॉजी उसका मकसद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। साद सत्तार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साद 49 रोल नंबर। बाकी लोग यस बेशक मैम। चले जाइए, ठीक है? जो लोग कमेंट कर चुके हैं और जो जिनकी तरफ से एंड है कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे वो लोग बेशक लीव कर दें। साद आप बता दें अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैम मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जर्मी जिस तरह वो डिफेंड कर रहा था कि फोर्ड को, तो ये जो एथिक्स हैं वो इतने सही डिफाइंड नहीं है। वो कह रहा था कि अगर कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है तो हम इस तरह कर सकते हैं, तो इससे अगर हमने कोई अपना उसको नुकसान नहीं करवाया तो मतलब ये अगर आप रिलेशनशिप या ट्रस्ट बिल्ड करके उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हो और कस्टमर को डिसाइड नहीं करने देते कि क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तो ये डिफाइन होना चाहिए कि वो आपके उसमें नहीं आता। ठीक है, यानी अगेंस्ट एथिक नहीं गया, आपका ये ख्याल है कुछ ये कहना चाह रहे हैं? दोबारा देखी थी ना मैम, उनसे इतना दोबारा कोई प्रेजेंटेशन ली थी, मैंने क्लियर उसने वो बोला भी था नहीं कि है मुझे ना दोबारा कि प्रेजेंटेशन दे दो। अगर ये क्लियरली डिफाइंड होता तो वो जर्मी इसको डिफेंड भी नहीं कर सकता था अगर सैम आगे से कोई करने। यानी यूँ समझे कि उन्होंने बस अपनी टैक्टिक्स कुछ इस तरह से इनकॉर्पोरेट की कि पहले वही डेमो था लेकिन उस पर वो सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए थे उसके पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, ऐसे ही है। ठीक है, और कुछ ने कुछ 83 रोल नंबर कौन है? 83 रोल नंबर ने रेज हैंड किया है। यस मैम। हाफिज मेरा भी वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू था जो अभी साथ ने बता दिया है कि फोर्ट ने जो मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की थी और उसने सेल्स जनरेट की थी, तो उसमें मेरे ख्याल से एज सच कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था जर्मी का वो बहुत गलत था। वो ईमेल वाला? यस मैम। ईमेल की बात करें, ठीक है, ठीक है। तो मोहसिन आपने कुछ कहना है?
जी मैम इसमें मैंने ये ऐड कर रहा था कि हमें ये नहीं पता कि फोर्ट ने उनके साथ मतलब उसी तरह का बिहेवियर कंटिन्यू किया या नहीं। तो अगर तो उसने कंटिन्यू किया तो ये तो ठीक है ना कि मतलब अपने क्लाइंट के साथ उसका इतना है किसी भी सेल्समैन का। तो अगर अगर तो उसने ईमेल भी कर दी सारी, मतलब वो जो उसका बॉस था उसने अगर सारा वो ईमेल भी कर दिया, लेकिन उसमें उसने ये चीज़ नहीं लिखी कि भाई उसने आगे डिसकंटिन्यू कर दिया, सिर्फ उसने अपना गोल अटेन किया और उसने ये चीज़ ख़त्म कर दी। लेकिन बट इंस्टेंट अगर वो इंस्टेड ऑफ दिस वो ये चीज़ बता देता है कि भाई आप अपने क्लाइंट के साथ ऐसा रिलेशन रखो, तो नॉट सिर्फ गोल अटेन करने की हद तक आप बाद में भी रखो, तो फिर तो ये चीज़ ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि केस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन होती हैं, यानी आप विद दिस अजम्पशन कि अच्छा हो सकता है फ्यूचर में भी वो ऐसा ही रिलेशन रखे, ऑल्दो हमें इस वक्त पढ़ के ये लग रहा है कि नहीं उसने गलत किया क्योंकि उसका मेन टारगेट था कि उसने क्लाइंट लेकर आना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो फ्यूचर में और क्लाइंट्स के साथ भी इस तरह का रिलेशन रखता है और इसके साथ भी कंटिन्यू रखता है, तो हो सकता है मजीद प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहे, यानी कंपनी का भी फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो और उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो, यानी उसको भी पर्सनली फायदा हो जाए कि इसकी जो रेपुटेशन और है मैम इस तरह से क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट होंगे, मतलब बिकॉज ऑफ द बिहेवियर्स के भाई यानी कि वो कस्टमर को इतना अच्छा ट्रीट रहते करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब किसी ने कुछ बोलना है वरना हम एंड करते हैं। जी मिनाहिल। जी मैम, मैंने ये बात करनी थी कि जो लास्ट में मैंने लास्ट पेज पे ये लिखा हुआ था कि अगर देखा जाए तो फोर्ड का एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि उसने आप अगर बिजनेस में थोड़ा गिव एंड टेक वाला ऑप्शन रखते हैं कि उसने फॉर डेल को इंस्पायर किया फोटोग्राफ से क्योंकि उसे अपना बुल अच्छा लगता था, और दूसरी बात है डेल ने उसे रिटर्न में अपनी मतलब अटेंशन दी। और अगर देखा जाए तो एक तरह से फोर्ट ने उस तरह की लिमिट को क्रॉस तो नहीं किया, उसने एक परस्यू मतलब जर्मनी ने उसे रोका भी नहीं क्योंकि वो तो एज अ मैनेजर डील कर रहे हैं ना उसे, तो सब वाइस प्रेसिडेंट है, उसे तो सब पता होना चाहिए कि कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लेकिन एक सेल्स मैनेजर उस हद तक नहीं सोच सकता। ठीक है। और अब देखिए जैसे अगर इसमें ये भी लिखा हुआ है ना कि अगर फॉर एग्जांपल वो ये काम करता है ना कि बुल्स की तस्वीरें लेके वो कहीं किसी कंपटीशन में जा रहा है और वो उस कंपटीशन को विन कर रहा है, अपना बुल पोर्ट्रे कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि किसी और की चीज़ को विदाउट परमिशन वो किसी गलत वे में यूज़ कर रहा है। उसने उसी की चीज़ को उसके अपने ही मकसद के लिए यूज़ किया, यानी उसी को दी फ्रेम करा के ताकि वो खुश हो जाए, यानी बस अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना मेन उसका फोकस था। तो इसको भी हम यूँ भी लिंक कर सकते हैं कि अगर हम ये कहना कमेंट करना चाह रहे हैं कि नहीं उसने उसका एक्ट इतना गलत नहीं था, तो उसकी सपोर्ट में हम ये वाले कमेंट्स भी ले सकते हैं।